बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको झांसी की रानी पाठ पढ़ा रही हूँ, जो पाठ 10 है, झांसी की रानी। उसका कि यहाँ तक 5वें तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदे लेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं उसके आगे के हिस्से को आपको पढ़ाने चल रही हूँ। शुरू करती हूँ। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अष्टपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, जिससे कि ये लगता था कि झांसी का दीपक बुझ गया हो, अंधेरा छा गया हो झांसी में। क्योंकि राजा की मृत्यु अगर हो जाती है तो उस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं होता। झांसी का दीपक बुझ गया, यानी झांसी में अंधेरा छा गया। चारों ओर निराशा के बादल छा गए। इस समाचार से लॉर्ड डलहौजी जो रहता है बड़ा प्रसन्न होता है। उसे लगा इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता। उसे झांसी का राज्य हड़पने का इससे अच्छा मौका और क्या होगा। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। राज्य को अपने राज्य साथ मिला लेने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है कि राजा की मृत्यु हो गई है, सारा राज्य शोक में डूबा हुआ है और डलहौजी को लगने लगा कि इससे सुंदर कोई अवसर नहीं है। उसने तुरंत सेना भेज दी, झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। फौरन भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने तुरंत क्या किया, अपनी फौजें भेजी और झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। चूंकि झांसी इस समय बिना उत्तराधिकारी के थी, कोई राज्य को संभालने वाला नहीं था, तो अंग्रेज ही उसके उत्तराधिकारी बनकर तैयार हो गए। जब रानी ने ये देखा, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस समझ करके कि झांसी को संभालने वाला कोई नहीं है, झांसी लावारिस हो गई है राजा गंगाधर राव की मृत्यु के कारण, तो अब हम इसको अपने साथ अपना उत्तराधिकार इस पर दिखा करके, इसके वारिस बन करके इस पर राज्य कर सकते हैं। रानी ने जब ये चीज देखी तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। ऐसा लग रहा था पूरी झांसी राजा गंगाधर राव के बिना वीरान हो गई है। और अंग्रेज इस अवसर में थे, इस ताक में थे कि बस इससे अच्छा सुनहरा अवसर और कोई नहीं हो सकता। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आंखों में आंसू भरकर उसने अपनी प्यारी झांसी को बर्बाद होते हुए देख रही थी, तो जिसके लिए उसने बड़ी वीरता पूर्वक ठान लिया था कि वो मर्दाना वेश धारण करके पूरे राज्य को संभालेगी और अंग्रेजों का सामना करेगी। अब आगे बढ़ती हूँ। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया।
डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब अनुनय विनय नहीं सुनता था बिकट फिरंगी की माया। रानी लक्ष्मीबाई के पति का निधन के बाद अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी झांसी पर कब्जा करने आ पहुंचा। रानी ने बहुत प्रार्थना की, अनुनय विनय की, यानी बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसके ऊपर अनुनय विनय का कोई असर नहीं था। विचित्र किस्म के थे, बिकट फिरंगी की माया, विचित्र स्वभाव के ये फिरंगी थे, अंग्रेज थे। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी तो चाहती थी कि भारत में उन्हें स्थान मिले और उनके ऊपर दया की जाए, उन्हें स्थान दिया जाए, दया की भीख मांगी थी। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। लेकिन अब डलहौजी ने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया, उनका स्वरूप बदल गया। अंग्रेजों ने अपने पैर पसार दिए, यानी अपना पूरा विस्तार कर लिया। भारत में अंग्रेजी राज्य के साथ विस्तार भी बढ़ता चला गया। उसने देशी राजाओं नवाबों की हत्या करके उनका दमन किया। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि अब झांसी की जिम्मेदारी उसे खुद उठानी पड़ेगी। मर्दानी वेश धारण करके युद्ध में लड़ने वाली की कहानी बुंदेलखंड के जो युवक हैं, लोग हैं, अपनी गाथाओं में गाते रहते हैं। तो यहाँ पर इतने झांसी की रानी की जो गाथाएं हैं वो बताई गई हैं कि किस तरह से गंगाधर राव की मृत्यु के बाद लोगों को ये लगने लगा कि झांसी को अपने कब्जे में मिलाया जा सकता है। उसके आगे की घटना मैं आपको पढ़ाती हूँ। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अब भी हुआ था भद्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब कैसे अंग्रेज पूरे भारत में एक एक कदम बढ़ते बढ़ते फैलते जा रहे थे, कैसे पूरे भारत के एक एक देश प्रदेश सबको अपने कब्जे में करते जा रहे थे, अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे थे। छीनी राजधानी दिल्ली की, और राजधानी दिल्ली को छीन कर उसने अपना कब्जा जमा लिया और आंखों ही आंखों में देखते ही देखते पलक झपकते लखनऊ को भी अपने कब्जे में कर लिया लखनऊ बातों बात, यानी कि पलक झपकते बात ही बात में लखनऊ पर भी कब्जा जमा लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद किया। हुआ नागपुर पर भी घात,
और नागपुर को भी अपने कब्जे में ले लिया, धोखे से उसे भी अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। जब इतने राजधानी दिल्ली, लखनऊ, नागपुर सबको उसने अपने कब्जे में कर लिया, तो फिर उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। तो कहा कि तब उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि की तो बात कहना ही बेकार है। कहने का तात्पर्य, जब राजधानी दिल्ली छिन गई तो बाकी शहर, राज्य तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको वो अपने में मिलाते जा रहे थे, अपना राज्य बढ़ाते जा रहे थे। तो उसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। अपना आधिपत्य बढ़ाते बढ़ाते वो सबको अपने कब्जे, अपनी मुट्ठी में ले रहे थे। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था बद्र और सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र पर भी उन्होंने धावा बोल दिया था, यानी उस पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी और बंगाल, मद्रास में भी इसी प्रकार अंग्रेज आक्रमण करके सभी को अपने कब्जे में ले लिए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिए थे। ये कहानी हमें बुंदेलखंड के निवासियों के मुंह से हमेशा सुनने को मिलती आई है कि रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर इन अंग्रेजों का सामना किया और प्राणों की बलि दे दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको 8वें तक पढ़ा दिया, मैं 9वें पर आती हूँ। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखा हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब जब अंग्रेज भारत पर कब्जा करते हुए पूरे भारत के प्रत्येक राज्य को, रजवाड़ों को अपने में मिलाते जा रहे थे, तो वहां की रानियों पर भी कब्जा कर ले रहे थे। रनिवासों में रानियां रोने के लिए व्याकुल हो गई थी। अंग्रेज उन्हें भी नहीं छोड़ते थे, उन्हें भी कैद कर लेते थे, उठा ले जाते थे, मजबूर करते थे। तो रानियां जो थी वो रनिवासों में छिपकर रोने के लिए मजबूर थी। अंग्रेजों के देशी राजाओं और नवाबों पर लगातार आक्रमण करने से निरंतर हार भी होती जा रही थी। रानियां अपने महलों में बैठी हुई विलाप कर रही थी कि अब विलाप कर रही थी यानी रो रही थी। रानी रोई रनिवासों में, रनिवास यानी रानियों के रहने की जगह। रानी उन जगहों पर जहाँ रानी लोग रहती हैं वहाँ पर बैठकर बहुत रो रही थी, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे सब कब्जा करते चले जा रहे थे। बेगम गम से थी बेजार, और बेगमें, बादशाहों की बेगमें दुख में व्याकुल थी, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और तो और अंग्रेजों ने उनके यहाँ के कपड़े गहने सब उठा लिए थे, लूट लेते थे और उनको नीलाम करते थे सरेआम बाजार में। सरेआम बाजार में उनको नीलाम करते थे। तो
कहते हैं कि उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, कि कलकत्ता के बाजारों में उनके गहने और कपड़ों की नीलामी होती थी, ये दिखाने के लिए कि अब उनका राज्य समाप्त हो चुका है, अब अंग्रेजों का राज्य है। तो उनके गहने कपड़ों की बिक्री की जाती थी। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और खुलेआम अखबारों में ये चीजें निकलती थी कि किसी राज्य की राजा का नाम लेके कि उस दरबार के गहने और कपड़ों की नीलामी की जा रही है। तो लोग बोलियां लगाते थे और लेने के लिए आ जाते थे। तो नवाबों की बेगम जो थी वो दुख से बिल्कुल व्याकुल थी। उनके गहने कपड़े कलकत्ता के बाजारों में बेचे जा रहे थे। अंग्रेज अपने अखबारों में खुलेआम इस नीलामी की सूचना आम जनता को देते थे, विज्ञापन निकालते थे। पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत अब विदेशियों के हाथ बेची जा रही थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार, यानी नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलखा हार भी सरेआम बाजार में बिक रहे थे। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। और पर्दे की इज्जत यानी भारत माता के गोद में पले भारतवासियों की महिलाएं, स्त्रियों की इज्जत जो थी वो अब उस इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा था। अंग्रेज उनको हर तरह से विदेशियों के हाथ सब चीजें बिक रही थी और वो मजबूर थे, भारतवासी मजबूर थे। तो पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत अब तो विदेशियों के हाथ नीलाम हो रही थी। ये सारी कथा बुंदेलखंड के आम जनों के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां सदैव सुनने को मिलती हैं। आगे बढ़ती हूँ। अब कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब अंग्रेजों के अत्याचार को सहते सहते एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों में ये जागृति हो गई कि इन अंग्रेजों के चंगुल से भारत को मुक्त कराना है। तो सोई हुई सोच को जगाने का काम करना था, जिसका कि वर्णन यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। अब अंग्रेज द्वारा भारत को जब अपना गुलाम बनाने के लिए लोगों के मन में गहरा असंतोष छा गया था, गरीब और अमीर जनता में कष्ट था, असंतोष था। कुटियों में थी विषम वेदना, यानी कि गरीबों में भी एक बहुत बड़ा कष्ट था, अपार कष्ट था उनको भी। महलों में आहत अपमान, और महलों की इज्जत तो सरेआम बिखी रही थी। महलों में, राजाओं के रनिवासों में स्त्रियां छुपी होती थी, रोती रहती थी, तो उनकी इज्जत भी सरेआम नीलाम हो रही थी। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। अब दूसरी ओर देश के जो वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति
अभिमान के भाव से भरे हुए थे। उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था कि जिसके पूर्वज इस तरह से वीर थे, बलशाली थे, वो भी भारत की इज्जत को नहीं बचा पा रहे थे। अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। अब अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए नाना धुंधु पंत जो थे और पेशवा, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों पर आक्रमण करने की ठान ली और सारे सामान धीरे धीरे वे जुटाने लगते हैं कि हथियारों को एकत्र कर लिया जाए, क्योंकि आक्रमण करने के बाद तो बहुत कठिन था कि इस आक्रमण को बीच में रोका जाएगा बिना परिणाम पर पहुंचाए। तो उन्हें ये लगता है कि बस और कोई स्थिति नहीं है, अब योजनाबद्ध तरीके से ही अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो नाना धुंधु पंत और पेशवा जुट गए थे इस काम में कि सारे साधन इकट्ठा कर ले, फिर आक्रमण की तैयारी की जाए। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंततः रणचंडी का रूप धारण कर लिया। जब उन्होंने देखा कि गंगाधर राव की मृत्यु के बाद एक एक स्थान पर अंग्रेज छाना शुरू कर दिए हैं, पूरी झांसी को अपने कब्जे में ले लिए, राजधानी दिल्ली को, लखनऊ को, नागपुर को, कर्नाटक, सब कुछ तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो कहीं ना कहीं तो लोगों में ये भावना आएगी ही कि किस तरह से भारत को मुक्त कराया जाए। तो भारत को मुक्त कराने की बात आती है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी चंडी का रूप धारण कर लिया। ऐसा लग रहा था साक्षात दुर्गा को धरती पर उतार दिया गया है, जिसने दानवों का नाश करके सुख और शांति वापस लाने का प्रयास किया था। ठीक वैसे ही साक्षात दुर्गा का अवतार होकर रानी लक्ष्मीबाई ने भारत माता की गोद में मर्दानी वेश में लड़ करके अंग्रेजों को मार भगाने की जैसे ठान ली थी और प्रण कर लिया था कि अंग्रेजों को पराजित करके रहेंगे। इसलिए उन्होंने लोगों को युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरणा दी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। अब जैसे लग रहा था कि कोई यज्ञ प्रारंभ किया गया है भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए, जैसे एक यज्ञ का प्रारंभ हुआ हो, जैसे एक यज्ञ को योजनाबद्ध तरीके से का सफल बनाने के लिए एक लोगों में जो नई जागृति का आह्वान किया गया था कि भारतवासियों में एक नई जागृति जगाई जाए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए, कि अंग्रेजों का सामना करने के लिए बढ़ चढ़ का हिस्सा जब सब लेंगे तभी अंग्रेजों को यहाँ से मार कर भगाया जा सकता है।
तो ये गाथा बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से बराबर सुनी जाती थी कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से युद्ध में लड़ी, तो हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे बढ़ते हैं। अब महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इससे पहले वाले अनुच्छेद में मैंने आपको बताया था कि योजनाबद्ध तरीके से धुंधुपंत और पेशवा ने लोगों का आह्वान किया। झांसी की रानी ने रणचंडी रूप धारण करके भारत को आज़ाद कराने के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए प्रतिज्ञा ले ली और लोगों में ये चेतना जगाई कि भारत को मुक्त कराने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में पूरा जो देश था वो भाग लेने के लिए आगे बढ़ गया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों में रहने वाले जो लोग थे, इस आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने के लिए, इस ज्वाला को आगे बढ़ाने के लिए, कौन सी ज्वाला? आज़ादी की। जिस आज़ादी की भावना को की मशाल रानी लक्ष्मीबाई ने जलाई थी, वो सिर्फ महलों तक ही सीमित नहीं थी। वो छोटे बड़े सब में, यानी झोपड़ियों में भी रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी अपनी हिम्मत की पहचान बना ली थी, हिम्मत दिखाई थी। और झोपड़ियों में रहने वालों ने भी इसकी लपटों को तेज किया, यानी इस ज्वाला को और तेज किया। छोटे बड़े अमीर गरीब सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ गए। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी किसी के कहने से नहीं आई थी, किसी के दबाव में नहीं आई थी, बल्कि स्वतः अपनी अनुभूति से, अपनी अनुभूति के माध्यम से ये अंतरतम की जो भावना थी वो जागृत हो गई थी कि हमें अपने भारत, अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है, हमें अपनी आज़ादी वापस लेनी है, हम इस धरती को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराएंगे। अब हुआ क्या कि झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे आई थी। ये जन जागृति दिल्ली, झांसी, लखनऊ यानी समस्त दिशाओं में फैल गई थी। ये हिंदुस्तान के किसी एक कोने की लहर नहीं थी, बल्कि इस हिंदुस्तान के समस्त कोनों की लहर थी, जो एक दूसरे के भी थे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महलों में रहने वाले हो, चाहे वो झोपड़ियों में रहने वाले हो। सब ने मिलकर इस बात को अंजाम देने की कोशिश की थी कि हमें हिंदुस्तान को मुक्त कराना है। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। तो दिल्ली से चिंगारी फूट करके लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर
और पटना सभी जगहों पर ये जन जागृति जो थी फैल गई थी। यानी लोग ये सोचकर, ये ठान कर, ये प्रतिज्ञा करके निश्चित कर लिए थे कि चाहे जैसे भी हो हमें हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना है। ये बात मन में आ गई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। अब इन्होंने बहुत जगहों के नाम लिए हैं, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर, पटना और तो और जबलपुर, कोल्हापुर, सभी जगहों पर ये हलचल की हो गई थी कि हमें हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। आज़ादी की जो सोच थी वो कण कण में व्याप्त हो गई थी। यहाँ के रहने वाले बच्चे बच्चे में व्याप्त हो गई थी। सबको ये सोच लगने लगा था कि अब वो समय आ गया है कि जब हमें हिंदुस्तान को मुक्त कराए बिना किसी भी तरह से एक सांस भी हम नहीं ले सकते। तो ये चेतना सबके अंदर, चाहे जबलपुर हो, कोल्हापुर हो, झांसी हो, मेरठ हो, कानपुर हो, कहीं भी हो, सब जगह के रहने वाले लोगों में व्याप्त हो गई थी। सब लोगों में क्रांति की एक नई लहर दौड़ गई थी और चारों ओर के लोग जागृत हो उठे थे। ऐसी गाथा को बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सदैव सुनी जाती है कि इस क्रांति में झांसी की रानी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस लपट को, इस ज्वाला को, इस आग को तेजी से आगे बढ़ाने का और अपनी जिम्मेदारी को निभाने का कार्य किया था। तो इतनी बातें मैंने आपको समझा दी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।